तथा त्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणस्वा घृतेन स्वाहा अग्नये सततमयजन्नभवात् अग्नाविष्णो सरोषसेवावर्धन्तु वाङ्गिरः युर्नीर्वाजेभिरागतज्ञ स्वाहा आरिष्टमे प्रथमष्टमे प्रयविष्टमे प्रथिविष्टमे धीविष्टमे। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका राजवार्ता पर। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। हम लगातार महर्षि वैदिक परिसर में बने हुए हैं और यहाँ पर तमाम राजनीतिक शख्सियतों से मेरी मुलाकात हुई। मैंने आपसे भी मुलाकात कराई, लेकिन इस वक्त मेरे साथ हैं प्रताप सोमवंशी जी, जो कि हिंदुस्तान की तरफ से दिल्ली, एनसीआर और यूपी की कमान संभाले हुए हैं, यानी संपादक हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस महायज्ञ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो परिसर है, यहाँ जो यज्ञ हुआ और उसके जो जिन निमित्त बने, उन सबको मेरी ओर से आभार, धन्यवाद। सर, इस तरह के आयोजन बहुत कम देखने को मिलते हैं, और वो भी शहरों में। कहीं ना कहीं हम आज भी गांव में और अगर देहात में जाएं तो वहाँ पे हवन और यज्ञ की परंपरा आज भी लोग निभाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन क्या वजह है कि शहरों में इस तरह की चीज़ें कम देखने को मिलती हैं? देखिए, क्या होता है कि स्वाभाविक तौर पे शहरों में इसलिए कम देखने को मिलता है कि यहाँ हर आदमी जो है अपने लिए जीता है। गांव में जब हम जीते हैं तो पड़ोस के लिए जीते हैं। अगर शहर में आपको एक छप्पर उठाना हो तो आपको लेबर चौराहे से मजदूर लाने होंगे। अपने समाज के लिए जीते, समाज के लिए जीते हैं, सबके लिए जीते हैं। गांव का जीवन ही सामूहिकता का है। वो सब्जी लगाता है तो खाने के लिए नहीं लगाता है, देने के लिए लगाता है। ठीक है, यहाँ हम गमले उगाते हैं तो देखने के लिए उगाते हैं। तो जो ये जीवन दृष्टि का फ़र्क है, वही लोग जो गांव से शहर में आ जाते हैं उन्हीं की जीवन दृष्टि बदल जाती है। तो अच्छी बात है कि शहर जहाँ बदली हुई जीवन दृष्टि हो, वहाँ पे इस तरह के आयोजन हम जैसे जो देहाती लोग हैं उनको उनकी जीवन दृष्टि की याद दिलाएं, और जो भी शहरी लोग हों उनको पता चले कि ये भी एक जीवन दृष्टि है। और शायद इससे अगर वो सामूहिकता जुड़े तो इससे गांव शहर भी जुड़ेगा, उनका वो भी मिट्टी से जुड़ेंगे और उनका भी मन जुड़ेगा। और इस तरह आप देखिए, मुझे लगता है कि ये जो यहाँ यज्ञ हो रहा है आसपास के सारे सेक्टर्स के लिए, ये प्रत्यक्ष तौर पे, परोक्ष तौर पे तो पूरी प्रकृति के लिए यज्ञ हो रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे यहाँ परिसर जहाँ जहाँ जिसके कानों तक आवाज़ जा रही होगी, उसके कानों को वो धुन, जो राग, जो भाव, जो शब्द हैं वो गूंज रहे होंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर, क्योंकि आप एक संपादक हैं और एक संपादक के रूप में तमाम दायित्वों का निर्वहन करना होता है। ऐसे में वक्त नहीं मिल पाता है। आज आपको वक्त मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आने? देखिए, वक्त क्या मिला, वक्त तो विष्णु जी का यज्ञ है और विष्णु जी निकालते हैं। हमारे यहाँ यज्ञ में, पूजा में, दर्शन में ये कहा नहीं जाता है कि मैं आ रहा हूँ, ये अहंकार का भाव है। ठीक है, हम जब जाते हैं कहीं मंदिर तो कहते हैं माता बुला रही हैं। ठीक है, तो मुझे भी विष्णु जी ने बुलाया, निमित्त बने वेद जी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मेरे पुराने साथी अजय जी, दिनेश जी, ये सब मिले। तो मेरे लिए ये एक पारिवारिक मिलन, उत्सव में शामिल होना और यज्ञ में शामिल होना, ये सब कुछ बहुत धन्य होने जैसा था। सर, आपकी पहचान सिर्फ एक संपादक के तौर पर ही नहीं है, आप एक कवि भी हैं। कोई ऐसी रचना जो अभी हाल फिलहाल में आपने की हो, हम अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहते हैं? देखिए, ऐसी कोई उस तरह की मैं कोई बहुत स्टेज आर्टिस्ट तो हूँ नहीं। तो मैंने अभी एक हाल में नाटक लिखा है, इसे लोग देखेंगे। वो कबीर की पत्नी पे पूरा नाटक है मेरा, वो लोई पे, जिस पे किसी ने अभी तक काम नहीं किया था। 650 साल पहले की एक भारतीय स्त्री कैसी थी। तो वो भारतीय स्त्री जो कि मल्लाह थी, वो भारतीय स्त्री जो कि न किसी, उसके नाटक शुरू ही होता है कि सूत्रधार पूछता है कि लोई कि लोई कौन थी। तो जो स्त्री सूत्रधार है वो कहती है कि लोई जो न किसी राजा की रानी, न किसी बादशाह की बेगम, न शहजादी, न रूपवती, न हूर, न अप्सरा, वो एक साधारण स्त्री थी जो भारतीयता की पहचान थी। तो मुझे लगता है कि वो नाटक आने दीजिए, बस 1-2 महीने में आने वाला है। फिर दिल्ली में ही कहीं मंचन होगा उसका, तो सब लोग देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत करने के लिए और हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो आप देखते रहिए राजवार्ता। धन्यवाद।